इजराइल के मकासद और हैं और अमेरिका के मकासद इन स्ट्राइक्स के और हैं। अमेरिका के मकासद ये हैं कि वो चाहता है कि मैं जल्दी से ईरानी लीडरशिप को ये फोर्स करूं कि वो मेरे साथ एक डील करें। प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्ट इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो उनका मकसद ये है कि चाइना को ईरान की एनर्जी डिनाई करना और ईरान की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको अपने कंट्रोल में करें, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया है। इजराइल का तो प्रॉब्लम ही डिफरेंट है ना, वो तो चाहता है कि उसकी वो ईरान के कोई डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा जो हमास हिजबुल्ला होतीज की शक्ल में था वो खत्म हो चुका हुआ है। तो अब हमें ईरान करनी चाहिए और आईआरजीसी और उनकी जो आर्मी है या पॉलिटिकल लीडरशिप को हिट करें ताकि वहां पे टॉप लेवल पे लोग खत्म हो जाएं और एक नया स्पेस पैदा हो, नए लोग आए और एक रजीम चेंज हो। ईरान की कैपेसिटी आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ईरान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके ड्रोन्स हैं, उसके मिसाइल कैपेबिलिटी है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है। लेकिन ईरान को इस चीज का एडवांटेज है कि उनकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है और वो मुख्तलिफ जगहों से हिट कर सकते हैं, अरब वर्ल्ड के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी। मतलब एक तो 30 मुकामात पर ईरान को हिट किया गया इसराइल की जानिब से, दूसरा इसराइल ने जब जवाबी हमले किए तो उसमें कुवैत भी शामिल है, कतर भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, अबू धाबी भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है। तो ये इतना इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इसराइल और अमेरिका सह पाएंगे आपकी दानिश में, और ये बात इसी तरह कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि ईरान तो बड़ा क्लियर है अपने मामले में। जी फासव, आपने अच्छा लफ्ज बोला कि इंटरनेशनल प्रेशर। देखिए, अगर तो ये होता सिर्फ इसराइल और अमेरिका की हद तक, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि जून के अंदर पिछले साल जब जंग हुई तो वो एक और सिनेरियो था। अब सिचुएशन ये है कि आप देखें कि अगर अबू धाबी और कतर और सऊदी अरब और कुवैत और बहरीन के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं और इमेजिन करें वहां पे कितनी दुनिया से लोग हैं, आप सिर्फ अबू धाबी इमेजिन कर लें या दुबई के अंदर जो लोग हैं, वहाँ कितने मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटी हो चुकी है। तो ये ममालिक तो रेडी नहीं है इस तरह की सिचुएशन के लिए। और आप इसके बाद सिर्फ इतना देखें कि जो ग्लोबल मोबिलिटी ख़त्म हो गई है कि अब कतर एयरवेज और एमिरेट्स एंड इत्तेहाद और ये सारे जो हैं ये फ्लाइट्स नहीं ले सकते क्योंकि एयर स्पेस बंद हो गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा ये और चीज़। और चीमा साहब, और बिजनेस क्लैप्स कर जाएगा इन मुल्कों में, वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे इतना बड़ा, ट्रू। क्योंकि इंटरनेशनल सिटीज बन उनके सियाहत उनकी तबाह हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा। आप प्लीज बताइए। जी फासिब, सियाहत तो एक अपनी जगह, लेकिन आप इमेजिन करें जब हमने जाना होता है यूरोप और अमेरिका तो अमूमन हम मिडल ईस्ट से फ्लाइट्स लेके जाते हैं, जी ट्रू। या ट्रू। इवन मलेशिया से भी लोगों ने यूरोप पहुंचना है तो वो पूरे का पूरा साउथ ईस्ट हाँ। एशिया जो है वो निकलता है और मिडल ईस्ट जाता है, वहां से वो आगे पहुंचते हैं। ट्रू। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा जो रूट्स हैं, जो सारी की सारी मोबिलिटी है, ये बंद हो गई है। और जो ट्रंप साहब इसमें नताइज हासिल करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये मकासद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है फाद साहब सर। कि इसराइल के मकासद और हैं और अमेरिका के मकासद इन स्ट्राइक्स के और हैं। अमेरिका के मकासद ये हैं कि वो चाहता है कि मैं जल्दी से ईरानी लीडरशिप को ये फोर्स करूं कि वो मेरे साथ एक डील करें। ऑन द जो सामने आता है वो यही है जी कि अपनी स्टॉक पाइल्स जो है, एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स जो है यूरेनियम की, वो भी खत्म करें। लेकिन असल मकसद मेरा ख्याल है उनका एनर्जी है। अमेरिकन ये चाहते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है, क्योंकि देखिए डील कौन कर रहा है? डील कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर। ये दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े ट्रस्टेड लोग हैं और स्टेट डिपार्टमेंट और वो लोग जरूर असिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन उस तरह उनका किरदार नहीं नजर आ रहा क्योंकि व्हाइट हाउस डायरेक्ट है। तो इट मीन्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्ट इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो उनका मकसद ये है कि चाइना को ईरान की एनर्जी डिनाई करना और ईरान की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको अपने कंट्रोल में करें, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया है कि वहां पे उनको कहें कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अमेरिकन कंपनीज को कहा जाके तुम इन्वेस्टमेंट करो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, नई ड्रिलिंग करो, मैक्सिमम ड्रिलिंग करो और उस ऑयल रिजर्व जो है उनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल मकसद उनके लिए ये है। ईरान इसराइल का तो प्रॉब्लम ही डिफरेंट है ना, वो तो चाहता है कि उसकी वो ईरान के कोई डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा जो हमास हिजबुल्ला होतीज की शक्ल में था वो खत्म हो चुका हुआ है। तो अब हमें ईरान करनी चाहिए और आईआरजीसी और उनकी जो आर्मी है या पॉलिटिकल लीडरशिप को हिट करें ताकि वहां पे टॉप लेवल पे लोग खत्म हो जाएं और एक नया स्पेस पैदा हो, नए लोग आए और एक रजीम चेंज हो। मुझे लगता है कि
दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है, एक खबर भी आई थी कि अमेरिका के जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं वो नहीं समझते कि अमेरिका को अटैक, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे उन्होंने बिल्डअप कर लिया हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, आप गल्फ ऑफ ओमान में देखें, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में देखें, पर्शियन गल्फ के अंदर देखें, उनके डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, फिर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे कई सौ जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं वो लैंड किए हैं मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर, ताकि इस जंग को लंबा करने के लिए या इसको एक्सपैंड करने के लिए। मेरा ख्याल है कि ईरान की बड़ी वाइज मूव है कि उसने अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जो मिडल ईस्ट पे हिट की हैं, ये फोर्स करेंगी अमेरिका को कि इस ऑपरेशन को जल्दी बंद किया जाए, बिकॉज ये ऐसे नहीं चल सकेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे वेस्टर्न मुल्क भी शायद अमेरिका का साथ ना दें। मिसाल के तौर पे, जब आपको याद होगा लास्ट टाइम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला किया गया, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ये गलत किया इन्होंने। उसकी वजह यह है कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अवॉइड कर रहा है। वो कहता है कि अगर इंस्पेक्टर्स लेके आने हैं तो लेके आ जाएं, अगर आपने हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा निगोशिएशंस करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन राइट टू सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हमारा इनहेरेंट राइट है as a member of the nuclear non-proliferation treaty and as a member of the international atomic energy agency। लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपसे ये राइट भी हम वापस ले ठीक है। लेंगे। अच्छा चीमा साहब, आपकी आपके विजडम का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए मैं समझना सर ये चाह रहा हूँ, एक तो आपने बड़ी बारीक लाइन ड्रॉ की कि इसराइल के मकासद इसमें कुछ और हैं, अमेरिका के मकासद कुछ और हैं। फिर आपने बड़ी तफसील से बताया कि अमेरिकी मकासद बेसिकली अब उनका जो ट्रेड मार्क है वो यही है, जैसे वेनेजुएला का आपने एग्जाम्पल भी कोट कर दिया। अब सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद हुसैन बाकरी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, बैन अवी अमूर के माहिर भी हैं। तेहरान में कुछ देर पहले हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो वो ये बता रहे थे कि वो इस जंग को 2 महीने तक कम अज़ कम देख रहे हैं कि ये 2 महीने नहीं रुकेगी। अब आप और मैं जो हम लोग सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं बेसिकली कि भाई विजडम है ईरान का कि उसने पूरी इंटरनेशनल दुनिया को लूप में ले लिया है स्ट्राइक्स करके इन सारे ममालिक को जिनकी शोहरत ही ये है कि वहाँ आलमी बरादरी और इंटरनेशनल लोग आते जाते हैं और वहाँ ट्रांजिट आप फ्लाइट तक लेते हैं सारे लोग। तो आप फिर क्या देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या देख रहे हैं, कब तक ये जंग चलेगी, फोर्स ही क्या कर रहे हैं चीमा साहब? देखिए, मेरी जाती राय में मुझे नहीं लगता ये लंबी जंग चलेगी, और मुझे ये भी एक खदशा पैदा हो रहा है कि विद इन मिडल ईस्ट ये तमाम ममालिक जो हैं ये इनकी अमेरिका से भी निगोशिएशंस होंगी। देखें, ये मिलिट्री बेसिस उस वक्त इसलिए बनाई गई थी कि ये तासुर दिया जाए कि आपको ईरान से खतरा है, और ये मिलिट्री बेसिस होंगी तो अमेरिका आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आज अरब ममालिक जो हैं उनकी ईरान से दोस्ती हो चुकी है। आप देखें कि सऊदी अरब और ईरान ने रिप्रोशमा कर लिया है, और सऊदी अरब मेरा ख्याल है इस हद तक चला गया कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई भी हैं, वो गए ईरान और वो आयतुल्ला खामनाई से मिले और वो किंग सलमान का खत लेके गए, और वहां पे उन्होंने बड़ी खुल खला के बातें की। तो वो जो पुराने जमाने में या कुछ अरसा पहले, कुछ डेकेड्स पहले मसले होते थे वो नहीं है। अब ईरान उस तरह अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह उस वक्त का एक फियर था जी कि ये जो सोच रखते हैं वो दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बहस विद इन अरब वर्ल्ड शुरू होगी। अब इतने ज्यादा ये इकोनॉमिकली सिक्योर हैं, इतने ज्यादा ये इंटीग्रेट कर चुके हैं दुनिया के साथ कि ये इस तरह की चीजें यहाँ पे होना ज्यादा देर वायबल नहीं है। और गो के ये एक बहस जरूर शुरू होगी कि क्या हमें ये मिलिट्री बेसिस चाहिए भी या नहीं चाहिए, और क्यों चाहिए। मेरा ख्याल है एक ये भी, क्योंकि अब अगर फॉर एग्जांपल ये जंग एक्सपैंड करती है तो ईरान तो ऑलरेडी सैंक्शनड है, तो नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान तो इन मुल्कों का होना है। आप फॉर एग्जांपल अगर तेल नहीं जा पाता, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, अभी नेक्स्ट ईरान की स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसको बंद करने की कोशिश करता है। गो के अमेरिकन एयरफोर्स, जो अमेरिकन नेवी है, उनको बंद नहीं करने देगी, लेकिन वो कोशिश कर सकता है। और देखें, बिजनेसमैन के लिए जो मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ कार्गो, ऑयल कार्गो शिप्स रुक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो अमेरिका तो कोशिश ये कर रहा है कि तेल की कीमतें कम हो। तो ये कैसे चीजें चलेंगी? मुझे ये जंग लंबी चलती नजर नहीं आ नहीं आ रही, रही। और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी वो नहीं है।
जो जो कोई नजर बड़े विजिबल ऑब्जेक्टिव हों, बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव, और वो भी उस वक्त जब हाल ही में तो टॉक्स हो रही थी। कल तो ओमान के वजीर खारजा कह रहे थे कि मामलात बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये सब कुछ करके दोबारा टेबल पे बैठना चाहेंगे और फिर कहेंगे ये मानो, नहीं तो फिर मैं उसी ऑप्शन पे जा रहा हूँ स्ट्राइक करने, और अभी हम सीज फायर कर रहे हैं। तो मुझे कुछ इस तरह की पिक्चर बनती नजर आ रही है। बाकी देखते हैं कि ईरान क्या कॉन्टिन्यूसली इन अरब ममालिक के अंदर मिलिट्री बेसिस पे हमले करता है, या उसका फोकस अमेरिकन जो एसेट्स अरेबियन सी में वो हैं, या वो इसराइल पे अपना फोकस रखता है। ये सारी चीजें भी देखनी है। और अभी तो ये भी नहीं पता चला फ्रैंकली कि ईरान का क्या नुकसान हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आई। लास्ट टाइम जब इसराइल ने हमला किया था तो बहुत तेजी से पता चल गया था कि कौन कौन से लोग जो है ईरान के आखिरी अंदर बात सीमा साहब, आखिरी बात ये ईरान की कैपेसिटी आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तेहरान में जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ जिनकी प्रेजेंस है, वो लोग कहते हैं कि 5,000 से भी ज़्यादा इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एक लंबी चौड़ी तादाद में ड्रोन्स इनके पास मौजूद हैं। वो कहते हैं ये 2 महीने बड़े आराम से इसी बेस पे, यही इनकी रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, यही डिफेंस इनका, तो वो ये चला सकते हैं। आपके नज़दीक क्या स्ट्रेंथ है ईरान की? देखिए, ईरान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके ड्रोन्स हैं, उसके मिसाइल कैपेबिलिटी है, और उसके एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है। और वो सारे का सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो S-300 कहा जाता है या कुछ बाकी उनके पास था, वो जब अमेरिकन ने, जब इसराइल ने हमला किया था लास्ट ईयर जून के अंदर, वो उन्होंने उड़ा दिए थे, खत्म कर दिए थे। अभी सुनने में आ रहा था, कुछ वीडियोस भी आई कि इजरायली जेट जो है वो ईरान के ऊपर घूम रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ईरान का अपनी एयर स्पेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ईरान को इस चीज का एडवांटेज है कि उनकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, और वो मुख्तलिफ जगहों से हिट कर सकते हैं, अरब वर्ल्ड के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी। तो वो उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, उनके जो ड्रोन्स हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी जरूर है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो है। और दूसरा, उनकी कैपेबिलिटी देखिए, उनकी पब्लिक भी है। वहां पे कोई अपोजिशन उस तरह नहीं है जो इस रजीम को चेंज कर सके, ठीक। और वहां पे लोकल लेवल पे कोई लोग नहीं है जो कहें कि हम आयतुल्ला खामनाई को हटाना चाहते हैं या ऐसी चीज। तो ये उनकी स्ट्रेंथ्स भी हैं। लेकिन उनकी वीकनेस ये है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है। सो उनको अपने आसमानों में क्या हो रहा है उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं एयरफोर्स है। के भी मसाइल इसी तरह सेम। जी, एयरफोर्स ठीक ठीक भी नहीं फरमा है। रहे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब जी, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।